नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी सीईए को लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। गृह राज्य मंत्री ने संकेत दिए कि आने वाले कुछ दिनों में इस एक्ट को लागू किया जा सकता है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में 200 से ज़्यादा जनहित याचिकाओं पर भी सुनवाई हो रही है। इनमें से एक याचिका नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए को लेकर भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका के तहत इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। सवाल यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी और जिसको चुनौती दी गई है यानी कि सीएए का इस्तेमाल क्या पक्ष और विपक्ष राजनीतिक तौर पर करने के लिए बाहें चढ़ा रहा है, और क्या आने वाले जो चुनाव हैं उसको लेकर क्या इसका कोई सरोकार है क्या, ये बड़ा सवाल। सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट अब से तकरीबन 3 साल पहले केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इसे एक तरीके से पेश किया गया था और कुल मिलाकर ये कहा गया था कि इसको हम लागू करेंगे। लेकिन इसको लेकर देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली और विरोध भी हुआ। सियासी पार्टियों ने भी इसका प्रबल विरोध किया, लेकिन सरकार ने इसको लेकर लगातार अपनी स्थिति साफ रखी, अपना स्टैंड साफ रखा। कोरोना को लेकर सीएए अधर में जरूर लटक गया और आज तक लागू नहीं हो पाया। तो कुल मिलाकर ये स्थिति, ये परिस्थिति, और अब अजय मिश्रा अचानक जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव लगभग निपट गए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आज एक सीएए की को जो असंवैधानिक या संविधान विरोधी बताने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी, तो दूसरी तरफ गृह राज्य मंत्री का बयान आया और इसे दोनों को जोड़कर भी देखा जा रहा है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने क्या कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उससे बहुत सारे संकेत और संदेश मिलते हैं। देखिए, सीए जो है हमारी सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सरकार जैसे ही बनी हमने 2016 में उसको पार्लियामेंट में रखा था, तो वो ज्वाइंट जो सेलेक्ट कमेटी होती है, संसदीय समिति, उसमें गया। उसकी रिपोर्ट 7 जनवरी 2019 को आई। 8 जनवरी को लोकसभा में उसको पास किया गया, लेकिन राज्यसभा में उस समय हमारा बहुमत नहीं होने के कारण वो राज्यसभा से नहीं हुआ। तो जब 16वीं लोकसभा डिजाल्व हुई तो डिजाल्व हो गया। तो दोबारा जब हमारी सरकार 19 में बन गई तो गृह मंत्री जी ने 9 दिसंबर 2019 को पार्लियामेंट में रखा, उसको 10 तारीख को लोकसभा में पास हो गया और 11 दिसंबर को राज्यसभा से हमने पास करा लिया। 12 दिसंबर को अधिनियमित हो गया और 10 जनवरी 2020 को सीएए अपने देश में लागू हो गया। लागू होने के बाद ये होता है कि उसके नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं, उसके बाद वो जो लॉ होता है वो इम्प्लीमेंट होता है। वो कानून बनाने के लिए उसको दिया गया है। तो अभी जो लोकसभा की विधान बनाने की समिति है उसने 9 जनवरी 2024 और राज्यसभा की जो विधान बनाने की समिति है उसने 30 मार्च 2024 ऐसे उन्होंने वहाँ पर वो जो है तिथि दी है कि हम तब तक उसको बना लेंगे। कानून तो पार्लियामेंट से पास हो गया, अधिनियमित हो गया है और कानून लागू ही होना है। उसमें जो नियम कानून बनने हैं, बनने के बाद उस पर काम करेंगे। लेकिन हमारे जो कुछ विरोधी दल हैं या विरोधी विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चैलेंज किया है कि असंवैधानिक है। तो वो रिट संख्या 1470/2019 और उसके साथ 220 और याचिकाएं हैं, वो सारी एक साथ सुनवाई के लिए लगी है। कंप्यूटर में वो डेट 6 दिसंबर 2023 को। टेनी जी कह रहे हैं कि भाई कंप्यूटर पर जो डेट है उनकी याचिका की सुनवाई वो 6 दिसंबर को है, लेकिन ये सारी याचिकाएं इसको लेकर सुनी जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि भाई 9 जनवरी को जो राज्यसभा की
लोकसभा की कमेटी है 9 जनवरी 2024 और 30 मार्च 2024 राज्यसभा की कमेटी है। टेरी जी पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं कि वास्तव में है क्या, कैसे कैसे उनकी सरकार 2016 में लाई, सिलेक्ट कमेटी में गया, फिर 2019 में 7 जनवरी को रिपोर्ट दी सिलेक्ट कमेटी ने, 8 जनवरी को इसको फिर रखा गया, लेकिन चूंकि राज्यसभा में बहुमत नहीं था इसलिए वो पास नहीं हो पाए। जैसे ही राज्यसभा में बहुमत आया उसके बाद ये पास हुआ, अधिनियम बना और अब जो कानून बनाने वाली कमेटी है उसके हाथ में है। ये दोनों तारीखें 9 जनवरी 2024 और 30 मार्च 2024, ये दोनों तारीखें वो तारीखें हैं जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हैं, यानी कि लोकसभा चुनाव का माहौल हवा पानी बन चुका होगा तब ये CAA भी लागू, एक तरीके से इसको ये लागू हो रहा होगा कानून के रूप में। एक तरीके अभी तो पास होने के बाद जैसा गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि लग गया है, लेकिन इसके बाद ये एक तरीके से अमल में पूरी तरीके से आ जाएगा और तब बिल्कुल चुनाव करीब होगा। इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का मुद्दा भी बीजेपी उठा रही। ये दो बड़े हथियार, और यहाँ तक देखा जाए अगर इसको राजनीतिक दृष्टि से देखें तो जातीय जनगणना और आरक्षण का जो मुद्दा विपक्ष ने उठाया है, OBC के आरक्षण का मुद्दा, उसको लेकर ये बीजेपी की तरफ से ये दो बड़े हथियार हैं, CAA और UCC, ये दो बड़े हथियार हैं। इनको लेकर आज इसको लेकर गृह राज्य मंत्री का बयान आया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयाँ जो तमाम याचिकाएं उनमें शुरू हो गई। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि 6 दिसंबर कंप्यूटर पर डेट लगी है जो CAA वाली मसला है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये मसला जो है वो बिल्कुल पॉलिटिकल रूप लेता रहा है। अब एक सवाल है कि भाई ये आखिरी है क्या, क्योंकि बहुत पहले इसको लेकर बहुत लंबा आंदोलन चला, फिर कोरोना के दौरान आंदोलनकारियों को हटाया गया और फिर ये मामला कोरोना की वजह से उस तरीके से नहीं लग पाया और सरकार ने एक तरीके से अघोषित रूप से इसको स्थगित कर दिया। लेकिन वास्तव में है क्या ये नागरिक संशोधन अधिनियम 2019, यानी कि CAA को आसान भाषा में समझा जाए तो इसके तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासी, इनमें भी 6 समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। ये है CAA। इसके तहत पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम 11 साल तक भारत में रहना जरूरी होता था, लेकिन इसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस नियम को आसान बनाया और नागरिकता हासिल करने की अवधि को 6 साल किया। अब ये कानून क्या कहता है? ये कानून उन्हें खुद ब खुद नागरिकता नहीं देता बल्कि उन्हें आवेदन करने के लिए योग्य बनाता है जो लोग इन देशों से आए हुए गैर मुस्लिम हैं और वो अगर 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हों। इस कानून के तहत भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए प्रवासियों को आवेदन करना होगा। इसमें कुछ अहम बातों की पुष्टि करनी होगी। प्रवासियों को दिखाना होगा कि वो भारत में 5 साल से रह रहे हैं। उन्हें साबित करना होगा कि वे अपने देशों से धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आए हैं। वो उन भाषाओं को बोलते हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में हैं। इसके साथ ही नागरिक कानून 1955 की तीसरी सूची की अनिवार्यता को भी पूरी करते हों। इसके बाद भी प्रवासी आवेदन के पात्र होंगे। उसके बाद भारत सरकार यह निर्णय करेगी कि उन लोगों को नागरिकता देनी है या नहीं। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध क्यों हो रहा है? सवाल इसमें सिंपल सा है कि इस अधिनियम को लेकर विरोध तमाम लोग कर रहे हो, तमाम राजनीतिक दल कर रहे हो, खासतौर पर मुस्लिम संगठन और मुस्लिम तंजीमें इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि इस संशोधन में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसी आधार पर को माना है और इन पार्टियों का कहना कि इनमें संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है जो समानता के अधिकार की बात करता है। कानून के क्रियान्वयन है उस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर 2019 के संबंधित याचिकाओं पर केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस
जारी कर 2020 के दूसरे सप्ताह तक जवाब दाखिल करने को कहा था। हालांकि कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लागू प्रतिबंधों के कारण यह मामला सुनवाई के लिए नहीं आ सका। इसमें बड़ी संख्या में वकील और वादी शामिल थे। अब आरोप क्या है? सीए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं में एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपनी याचिका में कहा है कि यह कानून समानता के मौलिक अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन करता है और अवैध प्रवासियों के एक वर्ग को धर्म के आधार पर नागरिकता देने का इरादा रखता है, यानी कि हिंदुओं के लिए। इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हुए और आलोचकों का कहना है कि ये मुसलमानों के साथ पक्षपात करता है। समाचार इस तरह के तमाम आए और जो खबरें हैं कि इस पूरे जो इंडियन मुस्लिम लीग की जो याचिका है उसको लेकर जानी मानी अधिवक्ता पल्लवी प्रताप इसकी पैरवी सुप्रीम कोर्ट में कर रही हैं और याचिका में सीए और विदेशी संशोधन आदेश 2015 और पासपोर्ट नियमों में एक तरीके से जो नियम है 2015 के संचालन पर अंतिम रोक लगाने की मांग भी की है। इन लोगों ने दायर की याचिका में नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें आरजेडी नेता मनोज झा हैं, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा हैं, ओवैसी की पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी खुद ही शामिल हैं। याचिकाओं में मुस्लिम निकाय जमीयत उलमा हिंद, आल असम स्टूडेंट यूनियन, पीस पार्टी, सीपीआई, रिहाई मंच, सिटीजन अगेंस्ट हेट, अधिवक्ता एमएल शर्मा और कानून के छात्रों ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये पूरी एक तरीके से कथा काया है और जो रही सही जानकारी बाकी है वो हमारे सहयोगी आपकी टीवी स्क्रीन पर चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारा सवाल है, क्योंकि यूसीसी को लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता और जो सीएए है, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये दो बड़े मसले हैं जिनको बीजेपी की सरकार या बीजेपी इसे चुनाव में ब्रह्मास्त्र की तरह उपयोग करना चाहती है, ऐसा विपक्षी दलों का आरोप है। अब वास्तव में इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है, इसकी कानूनी स्थिति क्या बनेगी और जो डेडलाइन दी गई है, जो डेडलाइन है 14 जनवरी 2024 और 30 मार्च 2024, ये दोनों तारीखें बहुत कुछ इशारे कर रही हैं और गृह राज्य मंत्री ने भी ये इशारा किया कि हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा की जो कमेटियां हैं कानून बनाने वाली, वो इनको पूरी तरीके से कानून बनाकर इन तिथियों में लागू करा देंगी। सरकार इसके लिए पूरी तरीके से बाध्य है। तो इसके बाद क्या स्थिति होगी? क्या राजनीतिक ध्रुवीकरण होगा? क्या कोई सामाजिक ध्रुवीकरण होगा? क्या स्थितियां होंगी? कोर्ट का क्या रुख होगा? बहुत सारे मसले हैं। हालांकि आज बहुत सारे जो मीडिया माध्यम हैं उनमें ये खबर बहुत स्थान नहीं बना पाई और खबर बहुत महत्वपूर्ण है। के न्यूज़ और मंथन का जो कार्यक्रम है, हम इसमें उन्हीं बिंदुओं को या उन्हीं जो मुद्दों को बहुत प्रमुखता से उठाते हैं जिनको जानबूझकर जिसे हम राष्ट्रीय मीडिया कहते हैं या उसके अपने एजेंडे होते हैं, उनके तहत वो इस तरह की खबरों को या इस तरह के मुद्दों को या तो लेट करता है या नज़रअंदाज करता है। वैसे मुद्दे हम लेकर आते हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज तेलंगाना के चुनाव पर कांग्रेस, बीजेपी, प्रधानमंत्री, इनके बयानों को लेकर बहुत सारी डिबेटें और बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आज हमने ये सोचा कि ये मुद्दा बड़ा अहम है और इसको लेकर बहुत लंबे समय तक आंदोलन भी हुआ है, कानूनी लड़ाई भी लड़ी गई, तो इस मुद्दे को हम मंथन में लेकर आए हैं। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। 3 अभी फिलहाल हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। बीजेपी के नेता देवेंद्र यादव गौतम बुद्ध नगर नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। यादव जी स्वागत, बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल शर्मा जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और प्रमिला मिश्रा जी हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं, जानी मानी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक तरीके से राजनीतिक दलों ने भी बहुत सारे इसको लेकर बहुत विरोध के स्वर हुए, बहुत सारे संगठन हुए, इनको लेकर भी तमाम चीज़ें होती रही हैं। सीए को लेकर एक लंबा दौर, बड़ा एक आंदोलन का दौर चला है। मंथन की शुरुआत करते हुए मैं प्रमिला मिश्रा जी के पास जाऊंगा। प्रमिला जी, आपके पास आ रहा हूं। कानून और जो कोर्ट में इस पूरी याचिकाओं की स्थिति और
जैसा कि अभी गृह राज्य मंत्री को हमने सुना, उन्होंने कहा कि नहीं, जो 2 तिथियां दी हैं 9 जनवरी 2024 और 30 मार्च 2024, अब ये करें वो अधिनियम है या कानून बनाने वाली कमेटियां, अब तो कुछ बचा ही नहीं, हम सख्ती से इसको लागू करेंगे। और दूसरी तरफ कोर्ट में चुनौती दी गई। इन स्थितियों को आप किस तरह देखती हैं, एक विधिवेत्ता की तरह, एक विधि विज्ञानी की तरह? प्रमिला जी। देखिए, जो मामला कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। हाँ, ठीक है, अभी मंत्री जी ने अपनी बात कह दी है। किस स्थिति में वो मंत्री जी ने ये बात कही है और कानूनी जानकारी उनको कितनी है कि उनका केस किस स्थिति में है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात, बहुत सारी बातें ऐसी भी हुई हैं पिछले कुछ वर्षों में जो जबरदस्ती कानून बन ही गए हैं, तो उसको चाहे जितना विरोध किया गया है। और बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो नीति और अनीति दोनों का मिला जुला समावेश लेके समाज में आए हैं और उसको अपने अपने ढंग से कहा है। कुछ बातें उनकी मानी गई हैं, कुछ नहीं मानी गई हैं। जो देश हित में है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। एक भारतीय नागरिक होने के नाते ये बात कह सकते हैं कि देश हित में जो बातें जरूरी हैं उनका भी हमें पालन करना चाहिए। अपना खाली स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, राजनीतिक स्वार्थ जो अनेक पार्टियां देख रही हैं। आप खुद सोचिए, आपके घर में अगर 2 व्यक्ति का खाना है, अगर पड़ोसी ने मांगा है आके, तो आप उसमें से अगर गुंजाइश होगी तभी तो आप दे पाएंगे। आज हमारे पास उतना अन्न नहीं है जो हम खुद खा सके, उतनी नौकरियां नहीं है जो हम अपने बच्चों को दे सके, अपने नागरिकों को दे सके। और जो बाहर से आए हैं जिनका कोई राइट नहीं बनता, उनके लिए हम बैठ के लड़ रहे हैं और खुद हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें नौकरी चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें रहना चाहिए। तो बहुत सारी बातें ऐसी जो राजनीतिक पार्टियों को अपना स्वार्थ किनारे करके और देश हित में भी सोचना पड़ेगा, जो कि नहीं सोच रहे हैं। वो हमारे देश के भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत गलत हो रहा है। इस बारे में औरों को भी सोचना चाहिए, चाहे वो किसी दल का नेता हो, जो मेरा मानना है ऐसा। और कानूनी स्थिति है तो अभी ऐसी हो सकता है कि ये जो नियत तिथि बताई जा रही है उस पर लागू ना हो पाए, जहां तक मुझे जानकारी है। जी जी, कुछ कहना जल्दी होगी। जी जी, मैं देवेंद्र यादव की तरफ रुख करूँगा। देवेंद्र यादव, प्रमिला जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पहले जब हमारे पास ही नहीं है खाने को, या हम नौकरियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन स्थितियों में आप किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, कोई भी दल हो, आपका दल हो या कांग्रेस पार्टी हो, इस तरह सीए, एनआरसी, यूसीसी, इस तरीके के मुद्दों को हवा देकर, इसके पीछे तो कोई जन कल्याण तो दिख नहीं रहा। सीधे सीधे इसमें तो यही मसला है कि भाई कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्पार्किंग इशू लेकर आओ जिससे आपको सत्ता मिले। देवेंद्र यादव जी, जैसा कि जो बहन जी ने अधिवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो बहन जी ने कहा है, उनका एक स्पष्ट है, वो किसी दल या किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, देश के हित में उन्होंने बात की है। ये उनकी बहुत अच्छी सोच है। लेकिन आप अगर पीछे जाएंगे, जब से हमारा देश एक आजादी की तरफ जाके बढ़ा था, तो जो भी कुछ हुआ हमारे देश में, वो एक विकसित देश ना होके, मतलब हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र है। तो यहाँ पे जो भी समस्याएं मिली है हमें, जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उन समस्याएं हमें वो जन्म से मिली है। अगर आप पीछे देखेंगे, चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया, जो हमारा सहयोग कहता था, हिंदी चीनी का उसने नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई, तो उसने बदले में हमें क्या दिया। और दूसरे देखेंगे, हमारे जब देश का बंटवारा हुआ तो देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, और धर्म के आधार पे जो यहाँ से जाना था जिन लोगों को, क्या उनको भेजा गया? अगर उनको भेजा जाता तो आज जो समस्या हमें जन्मजात मिली है वो समस्या हमें नहीं मिलती। अभी उसमें देखेंगे, जो हमारे शरणार्थी बाहर से भगाए गए थे, उस समय मस्जिदों में जिन्होंने आके शरण ली, तो उनके लिए महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था। और जो वो लोग थे, बरसात के समय उनको बाहर खदेड़ा गया था, उनकी किसी ने चिंता नहीं की कि इनके ऊपर, सर के ऊपर छत्र को छाया मिल पाए। तो ऐसे आधार पे जो बंटवारा हुआ है, और जो पिछले कानून रहे, तमाम कानूनों को आप देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस दिन से बनी है, उन्होंने सब विषयों की चिंता की है। एक एक चीज को आप लेंगे, आज विकास की जो बात की है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बात की है। और जो देश में झगड़ा था, उसको हिंदू मुस्लिम के राष्ट्र के ऊपर, जो मंदिर के ऊपर था, वो आप देखेंगे। जी हो गया। देश को सही दिशा में अगर नेतृत्व मिला है, जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए काम कर रही है। बाकी विपक्ष का काम है आरोप लगाना। तो उससे अलग हटके जो तमाम 2019 की आपदा देखेंगे, किस तरीके से देश को संकट से निकाला गया है, तो किसी पे भी आप चले जाएंगे, सरकार की कोई भी इस तरीके की मंशा नहीं है कि हम वोटों के लिए काम करें। सरकार प्रत्येक नागरिक को ध्यान में देते हुए, और जो समस्याएं उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। ठीक है, अनिल शर्मा के पास जाता हूं। अनिल शर्मा,
देवेंद्र यादव कह रहे हैं कि भाई सब कुछ विरासत मिला, 2014 के पहले ये देश था ही नहीं। वो कह रहे देश नहीं था, ये जंगल वंगल था, हम लोग सारे लोग जंगल में रहते थे, विया बांध था, वो कौन सा अमेजॉन का क्या है, और अब मुझे याद भी नहीं आ रहा क्योंकि भूगोल मैं बहुत विद्यार्थी नहीं रहा उसका भूगोल का, तो वो वाली स्थिति थी, कुछ था ही नहीं। आप लोग क्या करते रहे भैया 70-75 सालों तक, और विरासत में दे दिया आपने बहुत सारी चीजें इन लोगों को। अब बहुत परेशानी हो रही मोदी जी को। आदरणीय दुर्गेश जी और चैनल पर बैठे हुए सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है यूसीसी, सीए, एनआरसी सारी व्यवस्थाएं आप लागू करिए, लेकिन वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। चुनाव आते ही इनको सारी बातें याद आने लगती हैं। 2014 से पहले ये सांस भी नहीं लेते थे। 14 से पहले, 24 नहीं 14 से पहले, है ना, जंगल जंगल बात चलिए, चड्डी पहन के फूल खिला वाली कहानी चलती थी। ना हम लोग ठीक से जीते थे, ना खरंजे होते थे, ना वाहन होते थे, ना देश आजाद था। 2014 के बाद से देश को आजादी मिली, देश को ऐसा चमत्कारी प्रधानमंत्री मिला जिसने इस देश में ऐसी व्यवस्थाएं लागू कर दी जो देश में कभी थी नहीं। भाजपा के जितने भी नेता लोग हैं, जिस प्रकार का जो प्रचार कर रहे हैं, ये प्रचार केवल वोटों के ध्रुवीकरण का है। वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो जनता की मूलभूत समस्याओं से इनका कोई सरोकार नहीं। आप कहीं भी मामला उठाकर देख लीजिए, इनको सही मायने में यूसीसी क्या है, एनआरसी क्या है, उसका किस कम्युनिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये शायद बीजेपी आज तो ताजा मामला चूंकि हमने रेफरेंस के तौर पर ले लिया यूसीसी को भी, लेकिन आज ताजा मामला सीएए को लेकर है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर है, जिसको लेकर बहुत लंबे आंदोलन भी हुए इस देश में, और सुप्रीम कोर्ट में भी तमाम याचिकाएं चल रही हैं। और आज उसी पे गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया कि भाई 24 में, मार्च और जनवरी में, तो मतलब मार्च तक तो इसको लागू करके मानेंगे ही, पूरी तरीके से लागू तो हो गया है, कानून बस कमेटियां बना देंगी इसको। बिल्कुल ऐसे ही लागू करेंगे जैसे नोटबंदी लागू की। रात के 12 बजे फाइनल डिसीजन हो गया, काम खत्म। 8 बजे से थोप देंगे इसी तरह से, लेकिन सही मायने में संवैधानिक व्यवस्था के थोप क्या देंगे? उन्होंने तो बाकायदे शक्ति, जो सांसदों की शक्ति, उससे पास कराया है। थोप क्या देंगे? वो तो पहले ही पास करा के रखा उन्होंने। बिल्कुल ठीक बात है, इनकी व्यवस्था ही ऐसी है। लेकिन क्या इसका प्रभाव आम जनमानस पर क्या पड़ने वाला है, इस पर कभी इन्होंने सोचा? ये बात करते हैं आजादी के समय की कि आधे इधर गए, आधे उधर गए, और भागकर आए, पकड़े गए, उस पर आंदोलन चले। अरे भाई, इस देश में, और खुद देख लीजिए आपकी खुद की पार्टी में, क्या मुस्लिम लोग नहीं है? क्या सिख नहीं है? क्या ईसाई नहीं है? क्या पारसी नहीं है? देखो भाई देवेंद्र भाई, ये गलत बात। आप अकेले अकेले लगे हो, चैनल पर बहुत लोग बैठे हैं, ठीक है, यही नीति है भाजपा की। हाँ। ठीक है, देखिए स्थिति बड़ी विचित्र है। जनता की मूलभूत समस्याओं पर बीजेपी पार्टी का कभी फोकस नहीं रहा। बड़े व्यापारियों को लाभ कैसे पहुंचे, सत्ता को निरंतर कैसे हासिल करते रहें, हर वक्त चुनाव के मूड में रहने वाली पार्टी, चाहे वो इनका मंडल स्तर का कार्यक्रम हो या कमंडल स्तर का हो, ये लोग हर वक्त चुनाव के मूड में। अब खाइए, परेशान हो। नहीं थैंक यू भाई, साथ में खाएंगे, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये स्थिति है बीजेपी पार्टी की। तो मेरा कहने का मतलब तो सीधा सा है, आप केवल चुनाव की रणनीति के तहत उसके फायदे क्या है, वो आम जनमानस तक क्या पहुंचेंगे, उसके बारे में भी बताने का नहीं। वो फायदा है उनको, वो कहे तो ना कि फायदा है इनको। इस देश में 25 करोड़ मुसलमानों को होने नहीं चाहिए था। गांधी जी ने उनके लिए आंदोलन करे, इसलिए बच गए, नहीं तो उनको तो इस देश से उसी समय निकाल देना चाहिए था, ये बवाल ही नहीं रहता। वो कह रहे फायदा है, जो हमारे लोगों के संसाधन हैं, हिंदुओं के संसाधन है, वो 25 करोड़ में नहीं बढ़ते, ये फायदा है, यही तो बता रहे हो हिंदुओं को।
तो 10 साल तक क्या पकौड़े तल रही थी, अब तक क्यों नहीं निकाला गया? अरे तो भैया एक तरफ तेलंगाना शर्मा जी में- समय लगता है काम करने में। गृह मंत्री जी, नए वाले गृह मंत्री जी आए, मतलब नए क्या 19 में जो आए हैं वो लगातार काम ही कर रहे हैं। लगातार काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, लेकिन 2024 में इनका सपना चकनाचूर होने वाला, सरकार जाने वाली अरे है। आप चुनाव मोड पे रहोगे नहीं, उनका मंडल स्तर का कार्यकर्ता भी चुनाव में है, आप लोग चुनाव मोड पे हो नहीं, कैसे कैसे हटा पाओगे शर्मा जी? ये बड़ा अलग सवाल है थोड़ा हमारी चर्चा से। चौहान जी, जी चौहान जी, मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता जी। हूँ। कांग्रेस हो, जी हमारा जो विपक्ष एकजुट हुआ है, सारी पार्टियों के लोग जनता के बीच में है, जनता जनार्दन के साथ बराबर सामंजस्य बैठा है। चुनाव के मूड में इनका कार्यकर्ता होगा, लेकिन हम लोग जनता के बीच में, और जनता का जो रुझान है, जनता का जो अंदरूनी अरे उसी दर्द की है, काट है निकलता शर्मा जी महाराज, उसी की काट लेकर आए हैं ये जो आप लोग ये डुगडुगी बजाते जो आप हैं, लोग कुछ नहीं जाति होने जनगणना वाला की है। बात कर रहे हो ना, ओबीसी ओबीसी ओबीसी, उसकी काट है ये जो सीएए और यूसीसी, उसी की काट है। ये ब्रह्मास्त्र है 24 का बीजेपी को। ये तो महिला आरक्षण भी पूरी तरह नहीं ला पाए। महिला आरक्षण को केवल लागू नहीं होने दे रहे, पास करा लिया, लागू कब होगा? पहले जनगणना। इस संदेश और delimitation- संकेत दिया भारतीय जनता पार्टी ने, बाकी आप जानो, ये आपका काम है। चिंता करो, कुछ नहीं। चलिए नहीं, सर, मैं मुझे एक ब्रेक पर जाने का इशारा हो रहा है और ब्रेक पर मैं जा रहा हूँ। ब्रेक से लौटेंगे तो हमारे साथ अलमा जमीर साहब आ गए हैं, चर्चा में शामिल हो गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे सामाजिक स्थितियाँ और जो इससे राजनीतिक स्थितियाँ उपजेंगी वो किस तरीके की होंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, सीधे रुख करेंगे अलमा जमीर साहब का। लखनऊ से मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत जमीर साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सीए को लेकर एक बार फिर से आज गृह राज्य मंत्री ने सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसको दोहराया है और एक तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई कानून तो, अधिनियम तो पास ही हो गया है, कानून भी जो बनाने वाली कमेटी है, 2 तिथियां उन्होंने दी हैं, 9 जनवरी लोकसभा और 30 मार्च 2024 राज्यसभा। इसके बाद वो पूरी तरीके से अमल में आ जाएगा। 2 तारीखें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके जो ये पूरा सीए का मसला है, इसको लेकर जो सामाजिक राजनीतिक बहुत सारे जो इसमें इशूज़ हैं, उनको आप किस तरह देखते हैं जमीर साहब? अनम्यूट करिए। हम सुन नहीं पा रहे हैं, कृपया अनम्यूट करिए जमीर साहब। मैं कह रहा हूं कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा जन्म हिंदुस्तान की धरती पर हुआ है, जहां हम विभिन्न जातियों के साथ, समुदाय के साथ, विभिन्न त्योहारों के बीच में हम गम और खुशियां बांटते हैं। हमारे साथ जब तक बहुसंख्यक लोग हैं, तो ये माइनॉरिटी जो है हमारे साथ, माइनॉरिटी की जो सरकार है, मैं माइनॉरिटी की सरकार कहूंगा क्योंकि विपक्ष इनसे बड़ा है। ये अलग बात है कि जीतेगा तो उसका क्या रंग होगा, मगर फिलहाल जो आवाज दिख रही है वो मुझे विपक्ष की, वो जाहिर सी बात है हर तरीके से दिख रही है और हर तरफ दिख रही है। और इनसे, इस सरकार से इत्तेफाक ये है कि सभी परेशान है, सभी दुखी हैं। मुसलमान तो खुश है क्योंकि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। जहां तक सीए एनआरसी है तो सबसे पहले तो अडवाणी जी का खाता खुलेगा कि वो कहां से तशरीफ लाओ, जिन्ना की बात क्यों की उन्होंने। अरे हम तो वो हैं कि हमने तो खून दिया है देश के लिए, हमने तो अपने खून से सींचा है इस देश को। तो भाई हम अपनी बात करते हैं, हम तो हर तरीके से रहेंगे। हम भारतीय हैं, भारत में जन्म लिया है,
और यहीं पर दफन होंगे, यहीं की मिट्टी में, और यहीं हम नमाज पढ़ते हैं, हर तरीके से इस मिट्टी को सजदा करते हैं। तो ये पूरी तरीके से अमल में आने के बाद, जैसा कि अभी गृह राज्य मंत्री ने कहा कि भाई मार्च 24 तक अमल में आ जाएगा पूरी तरीके से सब कुछ, मतलब अंतिम डेडलाइन यही है, तो उसके बाद की क्या स्थिति, क्या परिस्थिति देख रहे हैं आप? बताऊं सरकार, एक बात बताऊं कि जो खुद जालिम हो, जो खुद किसानों का हत्यारा हो, जिसके हाथ किसानों के खून से रंगे हों, तो हम जैसे लोगों का क्या होगा भाई? एक और सही, अब आप बताइए कि ऐसे लोग फैसला करेंगे जो खुद अपराधी हैं, जो अपराधी के श्रेणी में आ रहे हैं, और जब तक के इस देश में न्याय प्रक्रिया है, जब तक के इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो हमें तो इंसाफ की उन्हीं से लौ लगाए हुए हैं। और देश में चूंकि मुकदमा भी चल रहा है, इस पर सुनवाई भी चल रही है, कोर्ट का जो आदेश होगा वो हमारे 6 दिसंबर बता रहे हैं कि डेट, अभी गृह राज्य मंत्री बता रहे थे कि उस मुकदमे जो जनहित याचिका है उसको 6 दिसंबर उसकी तिथि है। गृह राज्य मंत्री ने खुद ही बताई इस बात को। हाँ, तो मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि जिस सूरत से कोर्ट ने आदेश दिया बाबरी मस्जिद के लिए, सारे मुसलमानों ने सहर्ष स्वीकार किया, उसी तरीके से ये भी हम स्वीकार करेंगे एनआरसी और सीए मेरे खिलाफ या मेरे पक्ष में हो, जो आदेश आएगा वो हमें स्वीकार होगा। ठीक है, ठीक, हमें डर नहीं है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं का शजरा यहाँ पर है, हमारी पूरी वंशावली यहाँ पर है, हमें तो हिला भी नहीं पाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं आपका 47 के बाद का जन्म है कि पहले का, ये बताइए पहले। हमारे 47 के बाद का जन्म है। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के नेता के मुताबिक आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने गलती कर दी जो आप हैं यहाँ, गांधी जी की गलती है, वरना आपको यहाँ होने नहीं चाहिए। तो ये बताइए, ये जो हमारा आधार कार्ड है और ये वोटर आईडी कार्ड जो जिसने आपको प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंचाया, वो इसका मतलब बेकार है, फर्जी है, फ्रॉड है। अब भाई ये लोग जाने, लेकिन इनके मुताबिक जो बीजेपी के नेता मौजूद है हमारे साथ, देवेंद्र यादव, ये कह रहे हैं गांधी जी अगर आंदोलन नहीं करते उन मुसलमानों के लिए और सभी को एक पाकिस्तान भेज दिया जाता तो ये समस्या नहीं होती, तो कांग्रेस ने विरासत में दे दी है। ये बताइए कि जय हिंद से लेकर के और इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? ये देने वाले कौन हैं? और कौन किसकी हैसियत क्या है कि जो हमारे तकदीर का फैसला करेगा या हमारी रहने और ना रहने का फैसला करेगा? भारत की सरकार, उसी की हैसियत होती। अरे सरकार, ऐसी सरकार जितनी आती हैं वो अपनी जुल्म में बह जाया करती हैं, बड़े बड़े शासक बह गए। चलिए, मैं रोक रहा हूँ, जमीर साहब आपको रोक रहा हूँ। अनिल जैन साहब बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। ये विषय टीवी या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया के दृष्टिकोण से बहुत आज की तिथि है, आज बहुत सारे लोगों ने, हमारे सुधी साथियों ने, पत्रकार साथियों ने उसको बहुत ज्वलनशील नहीं समझा। वो अपना दूसरे मसलों पे लगे हुए, अभी चुनाव उनके लिए ज्वलनशील मसला है। लेकिन मेरे लिए गृह राज्य मंत्री का बयान आया तो ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला हो गया कि भाई सीए का जो मसला है वो अब फैसला कौन तरीके से, सरकार, गृह राज्य मंत्री का बयान भी आया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है, तो और 2024 का इलेक्शन है। जो तिथियां उन्होंने बताई 9 जनवरी और 30 मार्च, मतलब इन 30 मार्च के बाद ये सारी चीज़ें अमल में आ जाएंगी। इसके किस तरीके से, इसके राजनीतिक, इसके सामाजिक जो इफेक्ट्स हैं उसको किस तरह आप देखते हैं अनिल जी? दुर्गेंद्र जी, देखिए, ये मसला जो था, ये मामला जो था, कई साल पहले भी उठा था और उसके बाद ये एकदम ठंडा पड़ गया। हाँ, 2019 में बहुत सारा बवाल आंदोलन हुआ इसमें। जी 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 जी, बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़े बड़े बयान दिए गए। अब ये है 2024 में फिर लोकसभा का चुनाव आ गया। अब ये चुनाव आ गया है तो वो जो ध्रुवीकरण की या 80-20 टाइप की जो पॉलिटिक्स होती है उसको करने के लिए सारे मामले जो हैं, जो ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे, उनको झाड़ फूंक करके सामने लाने की कोशिश की जा रही है। और ये बात जो मार्च की बात कही है, मुझे लगता है कि फरवरी तक आते आते तक देश में चुनावों की घोषणा हो जाएगी और उसके बाद जो आदर्श चुनाव संहिता है वो लग जाएगी
उसके बाद इस तरह के कार्य और इस तरह के कानून पास करने की कितनी क्षमता रह जाएगी इस सरकार की, मैं समझ नहीं पाता। लेकिन हाँ, इसको मुद्दा जरूर बना दिया जाएगा। और जैसे हमारे नहीं अनिल जी एक जानकारी शेयर कर दूं। गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि भाई लोकसभा और राज्यसभा से हमने प्रचंड बहुमत के साथ में इसको पास करवा दिया, ये अधिनियम बन गया है। और लोकसभा की जो कमेटी है कानून बनाने वाली, वो 9 जनवरी को इसे कानून का शक्ल दे देगी 2024 में, और जो राज्यसभा की कमेटी है वो 30 मार्च 2024 को इसको कानून का रूप दे देगी, ऐसा उनका कहना है। अच्छा, तो राष्ट्रपति जी के पास नहीं भेजा जाएगा इसको? बिल्कुल, हाँ, इसके बाद तो जाएगा, फिर जाएगा बिल्कुल जाएगा। तो वो कब भेजा जाएगा? और राष्ट्रपति जी को भी तो कुछ समय चाहिए इसके ऊपर सोच समझ कर। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति जी को समय चाहिए, सुबह जाएगा शाम को आ जाएगा वो। नहीं, मुझे नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं है। और खासतौर पे ऐसे समय में जब चुनाव की घोषणा हो चुकी हो इस तरीके से। अच्छा, आप क्या मानते हैं अनिल जी, क्या आप मानते हैं कि ये चुनाव से पहले सब, मतलब क्या इसके पहले चुनाव घोषित हो जाएगा क्या? नहीं, इससे रिएक्शन होगा। जैसे मैं देख रहा हूँ ना, हमारे भाई जो अल्लामा जमीर साहब बैठे हैं, ये भी रिएक्ट कर रहे हैं, और हर तरफ थोड़ा रिएक्शन तो इससे होगा। वो रिएक्शन ही चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। इससे जो लाभ होना है वो लाभ लेना है, इससे ज्यादा और कुछ उनकी मंशा नहीं है फिलहाल। और यूसीसी को लेकर भी बहुत एडमेंट है, कई राज्यों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इन जो भाजपा शासित कई राज्य हैं यूसीसी भी लागू कर रहे हैं वो। जी, देखिए, बातें कहना और उसके बाद उस बातों को सिरे चढ़ाना, उसमें बहुत फर्क होता है, ये चलता रहता है। और किसान कानून भी तो आए थे ना दुर्गेंद्र जी, किसान कानून इस देश में आए थे, फिर वापस ले लिए गए। तो ये एक मुझको जो लगता है, ईमानदारी से जो मैं अपनी में अगर बात कहूं, तो एक सिर्फ लोकसभा चुनाव तक एक मुद्दा गर्म करके उससे जो कुछ थोड़े बहुत वोट हासिल किए जा सकते हैं वो लेने का मुद्दा है। इससे अधिक मैं इसको नहीं देख रहा जी। देवेंद्र यादव भाई, सारे लोग इस बात को कह रहे हैं, ठीक है, आपकी सरकार है भाई, आप इसके लिए अधिकृत भी हैं कि आप कानून बनाएं, सारी चीज़ों को करें, संसद से पास कराया आपने। लेकिन जैसा कि अनिल जी भी कह रहे हैं और भी लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो आपका राजनीतिक मुद्दा है, और इससे किस तरीके से, जरा ये समझाइए कि इससे देश का भला कैसे हो जाएगा? आप 25 करोड़ लोगों को अलहदा करके कैसे भला हो जाएगा? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में लेके काम कर रही है। किसी एक के लिए काम सरकार नहीं कर रही। धारा 370 हो, जिसके लिए कहते थे कि ये कभी हो नहीं पाएगा, वो काम हुआ। तो ये तो एक इनका, अगर आप काम कभी भी करेंगे तो विपक्ष का काम है कि उसके लिए अब इलेक्शन के लिए कर रहे हैं या इसके लिए। अभी उन्होंने कहा कि सरकार लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, और देश के हित में जो आवश्यक है उसको भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं चाहता हूं कि इनको भी देश के हित में आगे बढ़ के दरिया दिली दिखा के समर्थन करना चाहिए। अरे, अपना अधिकार सरेंडर कर दें क्या समर्थन करके? ठीक है, आप संसद के जरिए, उसके जरिए से कर दें, लेकिन आप कहें कि अपना घर, अपना वजूद, अपनी नागरिकता आप हमारे हवाले कर दो, कैसे कर दोगे भाई? सरकार जो संसद में जो पहुंची है तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के द्वारा पहुंची है ना, किसी एक व्यक्ति के उससे तो नहीं बनी ना। नहीं, सहमत है, उस बात से बिल्कुल सहमत है, लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग, एक बहुत बड़े ग्रुप को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? इतने बड़े वर्ग या ग्रुप को, वो भी तो भारत के नागरिक हैं, इंसान हैं वो भी। यहाँ पर किसी को भी और संविधान का जो जिस अनुच्छेद का हवाला दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस अनुच्छेद को क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे आप? उसको ताक पे रख देंगे क्या? उसको विधि विशेषज्ञ देख के इसके बाद तब उसको किया जा रहा है। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है कि जो किसी की भावना किसी तरीके से खत्म किया जाए। भाई, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि आपका चुनावी मसला इतने दिन से शांत रहा, अब जैसे ही विधानसभा के चुनाव खत्म हो रहे थे, धीरे धीरे आप लोग सीए, एनआरसी, यूसीसी, अब आप शुरू हो गए, अपने काम में लग गए, ये कह रहे विपक्ष के लोग। देखिए, विपक्ष का काम है कहने का और सरकार है काम करने का। अगर सरकार करेगी तो अपनी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, जिन बातों पे हमने सरकार ने समर्थन हासिल किया है या देश में जो समस्याएं हैं उनके तो समाधान के लिए काम करेगी सरकार। इसमें तो कोई रोड़ा नहीं अटकाना चाहिए। नहीं, संविधान, सरकार तो संविधान की शपथ लेती। संविधान ने क्या कहा कि इस देश में मुसलमानों का अधिकार छीन लो? कहा है क्या संविधान में? बाबा साहब लिख गए हैं क्या? लिख गए हो तो छीनो भाई। ऐसे किसी का कोई अधिकार नहीं छीना गया है। आप अगर देखेंगे तो जितने भी जो बाहर गए हैं वहां से अपने, तो भारत के जो लोग हैं उनको कहां पे उनको जाके व्यवस्था, मतलब कहां पे उनको जाके रहने से। देवेंद्र जी, तेलंगाना में खुली घोषणा आपकी पार्टी कर रही है
कि मुस्लिमों को मिलने वाला आरक्षण संविधान विरोधी और हम इस मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करेंगे। नहीं खुद तो ही इसमें घोषणा कर रहे हैं। आरक्षण देखिए, सबका संविधान में जो व्यवस्था है उसको भारतीय जनता पार्टी कहीं भी खत्म संविधान में करने नहीं जा व्यवस्था रही। खाली 10 साल के लिए खुद थी, आपके OBC नेता कह रहे हैं साहब। नहीं, दलितों की व्यवस्था खाली 10 साल के लिए संविधान में थी, उसके बाद ये जबरदस्ती राजनीतिक पार्टियों ने बढ़ाया है, संविधान में नहीं था ऐसा। उसको क्यों नहीं कर देते सब मिलके, सब लोग खत्म कर दीजिए आप लोग। और सीएए देखिए, का सरकार जो है वो देखिए, मिसयूज किया जा रहा है, उसको प्रचार गलत किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमानों को भगाया जाएगा, ये देश में आग भड़काई जा रही है। सच बात यही है कि अच्छा प्रमिला जी स्पष्ट कर दीजिए, आपकी आवाज को करोड़ों करोड़ लोग सुन रहे होंगे, उसमें मुसलमान भी हैं। आप बता दीजिए वास्तव में क्या होने जा रहा है। आप ये बता दिए, आपका पड़ोसी मुसलमान कोई आपको मारने आता है? कभी नहीं आता ना। आपको जरूरत पड़ती सबसे पहले वही पड़ोसी निकल के आता हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। यही बात तो हम भी कह रहे हैं। हिंदू मुसलमान तो पहले खत्म कर दीजिए आप। दूसरी बात, ये सिर्फ राजनीतिकरण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सीएए में ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमानों को भगाया जाए, वो शर्त रखा गया है जिसको आप पूरा करके फुलफिल करिए और उसके बाद में आप आराम से रहिए। किसी ने नहीं कहा कि मुसलमानों को भगाया जा रहा है। किसने कहा आपसे ये दुष्प्रचार क्यों किया जा रहा है? एनआरसी की बात आप कर रहे हैं, वो एनआरसी की बात कर रहे हैं, लेकिन सीए में जो अधिकार बाहर से आने वाले विभिन्न खास तौर पर हिंदुओं को हैं, वो मुसलमानों को नहीं दिए गए हैं। वो मुसलमानों को नहीं दिए गए सीए। वहां पे थोड़ा सा किया गया है, जो वो चीज गलत हुई है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। एनआरसी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, एनआरसी की बात, सीए की बात मैं कर रहा हूं कि उसमें मान लीजिए जैन, पारसी, बौद्ध सब सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन मुसलमानों को उसके अलग अलग रखा गया है। मुझे लगता है इतराज का बिंदु यही है। जिनको कहीं से धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, भगाया जा रहा है, तो वो यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? इसलिए उनके लिए सुविधा दी गई है। उसमें प्रताड़ित होने वाले मुसलमान भी हो सकते हैं ना, दिक्कत क्या है? मुसलमान के लिए तो पूरा विश्व पड़ा है ना। अच्छा, मतलब भारत में ना हो, दुनिया में कहीं भी जाओ। यानी मुसलमान पूरा विश्व पड़ा है। मैं आ रहा हूँ जमीर साहब, मैं आ रहा हूँ जमीर साहब, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अफगानिस्तान में मस्जिदों में बम ब्लास्ट हो रहे हैं, वहाँ शिया मारा जा रहा है। आप कैसी बात कर रही है? पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हो रहा है, वहाँ शिया मारा जा रहा है, हर जगह शिया मारा जा रहा है। मेरी बात पहले ध्यान से सुनिए, बायस होके बात मत करिए। हमने सिर्फ इतनी बात कही, मुसलमान अगर एक जात है खाली, वो उसके लिए पूरा विश्व है जहां उनको शरण मिल सकती है। पर तो जो सारे ये विश्व में आप भी जा सकते हैं। नहीं, सारे विश्व में आप भी जा सकते हैं। दुबई में क्या हिंदू सर्विस नहीं कर रहे हैं या कहीं और नहीं कर रहे हैं? सर्विस कर रहे हैं, पर उनको ये सुविधाएं नहीं दी जा सकती है जो यहाँ पे देने के लिए उन्होंने कही। हालांकि सबसे पहला सेंटेंस मैंने ये कहा, जो ये किया गया वो गलत है। ठीक है, मैं आऊंगा। जमीर साहब, एक सेंटेंस ये पहले सबने कहा है। प्रमिला जी ने इस बात को कहा, वो कोई इसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो कोई सरकार की प्रवक्ता नहीं है, ना ही पार्टी की प्रवक्ता है, वो डिफेंड नहीं करें, वो वकील हैं और निर्भीक विवेकी तरीके से बातें करें। जमीर साहब, आप रिएक्ट करिए, जो आप कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, मसला ये है कि चूंकि पक्षपात नहीं होना चाहिए, हम भी इस देश के नागरिक हैं। अगर किसी और को, अच्छा चलिए, मुसलमान जो पाकिस्तान में मारा जा रहा है, वो वहां का पीड़ित है, वो यहाँ आना चाहता, तो आप क्यों नहीं नागरिकता देंगे? क्या हमारे ऊपर वहां बम ब्लास्ट नहीं हुए हैं? पाकिस्तान में मस्जिदों में यानी समूह उड़ा दिया जाता है, 200 300 लोग मारे जाते हैं, तो क्या आप हमें नागरिकता नहीं देंगे? अफगानिस्तान में लोग जुल्म कर रहे हैं, वहां से अत्याचार हो रहा है हम पर, हम आ रहे हैं। अगर हम अपने देश में आना चाह रहे हैं, अपने भाई बंधुओं के बीच में आना चाह रहे हैं, तो आप हमें उड़ा देंगे, यानी हमें न्याय नहीं देंगे। ये कैसा अन्याय है भाई? देवेंद्र यादव जवाब दीजिए। रुकिए जमीर साहब, रुकिए। देवेंद्र यादव जवाब दीजिए भाई, जवाब देना पड़ेगा, आप सरकार में है। मिट जाती है, न्याय सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी तो अखंडता की बात कर रही है ना। भारत तो चाहता है कि पाकिस्तान के लोग वापसी अपने देश में आ जाएं, बांग्लादेश को भारत मिलाना चाहता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अभी जो शरणार्थी उनको लेने को तैयार नहीं है आप, उनके लिए अलग कानून बना दिया, पूरा पाकिस्तान शामिल कर लेंगे आप। क्या बातें कर रहे हैं? ये सब बातें कहने में बहुत अच्छी लगती हैं। जब आपका बंटवारा हो चुका है, जिन्होंने अपना हिस्सा लिया है, काहे का बंटवारा नहीं, काहे का बंटवारा? मेरा कोई बंटवारा नहीं हुआ, मेरा देश है। जैसे आप रह रहे हैं, आप जैसे रह रहे हैं वैसे मेरा देश है। आप मैं अगर जाऊंगा तो आपको भी लेके जाऊंगा, आपको भगा दूंगा, ये आप समझ लीजिए। आप अभी नहीं जान रहे हैं। नाराज मत होइए, ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए।
हम सब मिलकर भाईचारे से रहेंगे, अच्छा लगेगा। मैंने जो आपको कहा है, अगर वो सब लोग यहाँ पे आते हैं और जिस तरीके से भारत का विभाजन होता है, अगर एक होता है तो किसको क्या विरोध है? यहाँ पे कोई विरोध नहीं है, सब रहेंगे भारत में। तो विभाजन तो आपने कराया है, विभाजन तो आपने अपनी चाटुकारिता के चक्कर में आपने करवाया है। यानी उस वक्त आपने विरोध नहीं किया, उस वक्त तो अंग्रेजों के चप्पू बने हुए थे आप, आपने क्यों नहीं विरोध किया? गांधी जी को क्यों हत्या की आपने? देखिए आप वो बोलते नहीं, गांधी की हत्या तो नाथूराम गोडसे ने की, बीजेपी वालों ने नहीं की। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अरे भाई सपोर्टर कौन है, झंडा कौन बोलता है? अब आप लोग बीजेपी नाथूराम गोडसे को जबरदस्ती बीजेपी के माथे पे लगा देते हैं, बात अलग है। गोलियां मारती है और मसनवी खून बहाती है गांधी जी का। एक देवी जी है अलीगढ़ में, अरे आज भी गांधी जी की हत्या हो रही है, आप आज भी बाबा जी के आदर्श कुचले जा रहे हैं, पैरों में रौंदे जा रहे हैं। ठीक है, रुकिए, मैं कांग्रेस के नेता के पास जाऊंगा। अनिल शर्मा जी, आपकी पार्टी गांधी के सिद्धांतों की बहुत बड़ी झंडा बरदार है, बड़ी 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 बातें करती है। आपकी पार्टी कई गांधी नेता भी हैं। ये वास्तव में जो सीए को लेकर सरकार का रुख है या इन सब चीज़ों को लेकर लगातार चीज़ें चल रही हैं, आप लोग कुछ जबानी जमा खर्ची कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें बेहतर रहें समाज के लिए, वो काम भी कर रहे हैं कुछ? जी भाई आप ये बताइए, आजम खां के खिलाफ शत्रु संपत्ति के यानी जो शत्रु संपत्ति उन्होंने हड़पी थी उस पर मैंने एफआईआर कराई है 312/2019, वहीं अजीम नगर थाने में जाकर के कराई है मैंने एफआईआर। क्यों नहीं कोई दूसरा आया भाजपा का नेता? ठीक बात है। और जिस भाजपा के नेता ने यानी चटुकारिता की उसने वो विधायक बन गया। मैं तो आज भी अपनी जगह हूं, मगर आजम खान आपको दर्द है कि आपको भाजपा ने विधायक नहीं बनाया या दर्द है कि दूसरा बन गया? ये बताइए जमीर साहब। नहीं, दर्द नहीं है, दर्द ये है कि आप यानी आंख बंद करके देश को देख रहे हैं, आंख बंद करके देश चलाना चाहते हैं। ठीक है। अनिल शर्मा, ये जमीर साहब कह रहे हैं कि भाई ये जो बीजेपी की सरकार आंख बंद करके कर रही है, तो आप लोग कुछ आंखें खोलने का काम करिए सरकार का। क्या आप लोग केवल आप भी चुनावी फायदे के लिए आप मुसलमानों को डराते रहेंगे? चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस को फायदा मिल जाए, मुसलमानों को डराओ। जब आप इंसान को ठोकर लगती है और ठोकर लग के अनिल शर्मा बोलिए भाई, बहुत कमजोर आपकी पार्टी में आवाज ही नहीं आती, आपकी पार्टी में पता नहीं क्या हो गया आप लोगों को। अरे जमीर साहब पहले बोलना तो बंद करें, बोलिए ना। आप लोग केवल डरा के वोट लेते रहेंगे क्या मुसलमानों का कि भैया ये बीजेपी वाली सरकार है और बड़ा कुचल देगी, यही करते रहेंगे क्या? मतलब फियर पॉलिटिक्स दोनों तरफ। एक हिंदू को डराया कि भैया ये मुसलमान बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और ये दूसरा मुसलमानों को डराया कि भैया ये बीजेपी तुम्हें छोड़ेगे नहीं। पॉलिटिक्स अपनी जारी रखो। चौहान साहब मैं आपको पहले स्पष्ट बता दूं, कांग्रेस ने कभी जाति धर्म और संप्रदाय की बात नहीं की। अब तो कर रहे हैं जाति जनगणना की बात। जी नहीं, जाति जनगणना की बात है। तो जाति पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग। नो, जाति पॉलिटिक्स नहीं, जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति जनगणना के आधार पर यह स्पष्ट हो जाएगा कौन व्यक्ति कितनी व्यवस्था रखता है। दूसरी बात, बीजेपी पार्टी जो आज मुसलमानों की विरोधी है, गांधी की एक हत्यारी पार्टी है। इस पार्टी के लोगों ने जो कभी जनसंघ हुआ करती थी, फिर जनता पार्टी हुई, फिर भारतीय जनता पार्टी हुई। उस वक्त जनसंघ थी, तब ये हिंदूवादी पार्टी हुआ करती थी, तब गांधी जी की हत्या करने का काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब बनी तो समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा पर बनी। साहब आज मैं पूछना चाहता हूं, कहां है वो गांधीवादी और समाजवादी विचारधारा? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। अरे भाई किसका विकास हो रहा है? विकास हो रहा है उन करोड़पति अरबपति लोगों का। मझला छोटा व्यापारी मुंह ताक रहा है, आम जनमानस मुंह ताक रहा है, वो देख रहा है कि उसको कब न्याय मिलेगा, कब उसका रोजगार चलेगा। आखिर ये सरकार 10 साल पूरे होने जा रही हैं। अब इसमें जो व्यवस्था लाए हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के अल्पसंख्यकों को देश की नागरिकता देने का रास्ता खुला है, चाहे किसी भी मजहब का हो, लेकिन मुसलमान उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो अप्लाई कर सकते हैं, मुसलमानों को अप्लाई करने का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन उस पर सरकार विचार करेगी। क्या व्यवस्था है भैया? 11 साल उसकी नागरिकता होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2000 पहले से कम देश में आया होना चाहिए।
इसी प्रकार से एक मामला और आया था, वो आगरा जनपद का था। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने उन्हें घर वापसी कराई थी, बाकायदा हवन भवन करा के उनको घर वापसी कराई, और बीजेपी के एक विधायक कुछ समय बाद जाते हैं एसएसपी तो बोली ये बांग्लादेशी घुसपैठिए है। तब एक सवाल खड़ा हुआ था, अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए थे तो आपने घर वापसी किसको कराई थी? और अगर आपने घर वापसी कराई थी, ये भारत के पुराने नागरिक थे, तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे हुए? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका तालमेल है। चलिए ठीक है, मैं देवेंद्र यादव से एक छोटी सी टिप्पणी लूंगा, फिर कार्यक्रम खत्म करूंगा। देवेंद्र यादव बोलिए। वो कह रहे हैं कि आपका तालमेल है बांग्लादेशी घुसपैठियों से, वो आप मेरा घुसपैठिया तेरा घुसपैठिया ये कर रहे हैं आप लोग। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। अभी जैसे मेरे साथी कह रहे हो, गांधी जी का भी आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, तो इनकी बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर सरकार आज सबका साथ, सबका विश्वास और सबके विकास की बात कर रही है, आयुष्मान कार्ड की योजना लेके आ रही है, आज गरीबों को राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, आज बहन बेटियों की चिंता की जा रही है, 3 तलाक के ऊपर काम हो रहा है, धारा 370 के ऊपर काम हुआ है, जो राम मंदिर का अपना जो निर्माण होने जा रहा है, जो यहाँ पर मतलब एक समस्याएं थी उन पे सब पे अगर समाधान हो रहा है, तो इनको सब ये समस्या नजर आ रही है। इनको आज चुनावी सुगुपन नजर आता है, इनको किसी भी काम में कहीं पे कोई विकास नजर नहीं आता। अगर आए दिन हमारे सेना के जवान चाइना के सामने आज भी खड़े हुए हैं, 1 इंच जमीन देने को तैयार भारत नहीं है। जो पहले ये कहते थे कि जहां पे जो उसका कब्जा हो गया उसको छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। आज भारतीय जनता पार्टी मजबूती से काम कर रही है। वो देवेंद्र जी, आपके नोएडा में एक पाकिस्तानी लेडी आ गई, सीमा हैदर, उसका क्या किया आपने? बहुरिया बना लिया उसको, और क्या किया इन्होंने? बहुरिया बना लिया, बहुरिया। क्यों नहीं किया उसका? मैं तो आश्चर्यचकित हूं अनिल जी, और मतलब हतप्रभ हूं कि बाकायदे बहुरिया बना लिया इस देश ने उसको। अरे ये पुलवामा का मसले की जांच कहाँ गई? पुलवामा पर इतने यानी पिछले चुनाव में। ठीक है अनिल जी, ठीक है। अब जमीर साहब, मैं अब ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। अनिल जी, एक अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। देखिए, ऐसा है, मेरा मानना ये है, जमीर साहब एक बार मेरे को बोल लेने जी थोड़ा सा। मेरा मानना ये है दुर्गेंद्र जी कि देश के सामने बड़ी विकराल समस्याएं हैं। 80 करोड़ लोग जो हैं वो उनका पेट नहीं भर पाता, सरकार को उनको हर महीने अनाज देना पड़ रहा है, इतनी भुखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और ये तमाम जो रोजाना सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे, वो रोज ट्वीट कर रहे हैं कि चीन हमारे क्षेत्र में घुसा आ रहा है। तो मेरा मानना यह है कि जो बड़ी बड़ी विकराल समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, ना कि इस तरह के जो ये शखुवे हैं या जो जिसको कहते हैं जिनका आपने सियासी फायदा उठाने के लिए आप रोज कर देते हैं, इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी, बहुत धन्यवाद। अनिल शर्मा, कांग्रेस के नेता। अलमा जमीर साहब हमारे साथ जुड़े थे, मुस्लिम स्कॉलर, बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमला जी, आपका भी धन्यवाद। देवेंद्र यादव, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। कुछ भी पक्ष और विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन कहीं ना कहीं अब जिन्हें आप जनहित के फैसले कह सकते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इस तरीके के मसले एक खास वर्ग या अपने वोटरों को साधने के लिए होते हैं। और इस तरीके की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति, राजनीतिक ध्रुवीकरण कहीं ना कहीं मसला होता है। लेकिन मूल बात यह कि वास्तव में जैसा कि सरकार कहती है, ये सरकारें कहती हैं कि सभी का विकास, सबका साथ होना वैसा ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।